नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप गणित पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। गणित पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 7वीं वीडियो होने जा रही है। अगर आप गणित के साथ साथ सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं, साथ ही साथ सीटेट प्रीवियस ईयर यानी सीटेट दिसंबर 2021 के प्राइमरी और अपर प्राइमरी में ऑनलाइन मोड में पूछे गए सभी शिफ्टों के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न दिए। यहां पर देखिए 3 प्रश्न उसको कक्षा में दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद से कहा जा रहा है कि बाद में उन्होंने छात्रों को एक कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट हल करने के लिए दी, जिसमें समरूप प्रश्न थे, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम वही प्रश्न थे जो कि कक्षा में कराए गए थे। आगे पढ़िए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दी गई स्थिति के लिए उपयुक्त है। मतलब कि जो प्रश्न कक्षा में कराए गए वही प्रश्न होमवर्क के तौर पर उनको दिए गए हैं। अब इस सिचुएशन में कौन सा विकल्प हमारा सही है, उत्तर आपको ढूंढना है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। चौथा विकल्प कहा जा रहा है कि समय बचाने के लिए शिक्षिका को गृह कार्य के तौर पर ऐसे 10 और प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को कहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए समय बचाने की बात की जा रही है। समय बचा करके एज ए टीचर आप क्या कर लेंगे? बच्चों का अधिगम महत्वपूर्ण है, ना कि समय बचाना महत्वपूर्ण है। पूरे 1 साल का समय है और पूरे 1 साल के समय में उस बच्चे को उसके लिए जो सिलेबस तय किया गया है उसको कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर का समय बचे या ना बचे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे केंद्र में है और बच्चे का अधिगम अर्थपूर्ण हो, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि टीचर का समय बचे या फिर टीचर का समय ना बचे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कहा जा रहा है कि यह एक संदर्भात्मक प्रश्न का उदाहरण है। संदर्भात्मक मतलब कि उससे रेफरेंस लेते हुए प्रश्न है। तो देखिए हूबहू वही एग्जैक्ट प्रश्न दिए गए थे होमवर्क में जो कि कक्षा में कराए गए थे। अगर उससे मिलता जुलता उस कॉन्सेप्ट पर यानी कि हासिल वाले प्रश्न के आधार पर दूसरे अंक दिए गए रहते तब इसे संदर्भात्मक प्रश्न कहा जाता। चूंकि हूबहू वही प्रश्न दिए गए थे तो ये संदर्भ वाले प्रश्न नहीं है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, यह खुले सिरे वाले प्रश्न का उदाहरण है। ये खुले सिरे वाले नहीं बल्कि बंद सिरे वाले प्रश्न का उदाहरण। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बच्चे का उत्तर बिल्कुल सेम आएगा। खुले सिरे वाला प्रश्न उस प्रश्न को कहते हैं जिसमें सभी छात्र अपने मौलिक विचारों को जब व्यक्त करेंगे तो अलग अलग उत्तर आ सकता है। जैसे कि देखिए, अगर मैं इस प्रकार का प्रश्न पूछूं कि यहाँ पर 2 संख्या हैं, ठीक है, और यहाँ पर चारों में आपको फिल करना है और इसको जोड़ करके अगर इसका योगात्मक योग 99 आए तो यहाँ पर चारों जगह पर कौन कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं। हो सकता है कोई पहले वाले में 3-3 और दूसरे में 6-6 भरे तो भी इसका उत्तर 99 आएगा। ये भी हो सकता है कि कोई पहले वाले में 4-4 भरे और दूसरे वाले में 5-5 तो भी इसका उत्तर 99 आएगा। मतलब कि प्रत्येक बालक का उसके मौलिक विचार के आधार पर अलग अलग उत्तर आ सकता है और इसीलिए इसे खुले सिरे वाला प्रश्न बोलेंगे। लेकिन जो हमें प्रश्न में पूछा गया था वो खुले सिरे वाला प्रश्न नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे का एक ही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये कहना कि खुले सिरे वाले प्रश्न का उदाहरण है, ये निगेटिव हो गया क्योंकि ये बंद सिरे वाला प्रश्न था, ठीक है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कार्य ड्रिल और अभ्यास पर आधारित है। ड्रिल मतलब क्या होता है? एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट करना, मतलब रटने के सेंस में। अब बार बार एक ही चीज को बंदा लिखेगा तो वो तो रट लेगा ना, उसको कॉन्सेप्ट समझ में कहाँ रहा है, वो तो चीजों को रट रहा है। बार बार अभ्यास के माध्यम से तो पत्थर पर भी रस्सी घिसते घिसते उसमें एक तरीके से गड्ढा बन गया था। आप लोग कहानी पढ़े होंगे बचपन में, जब कुएं से पानी निकालते हैं तो मनुष्य का दिमाग जो है, बच्चे का जो दिमाग है, उसमें गड्ढा थोड़ी बनाना है, उसको घिसना थोड़ी है, उसमें रचनात्मक परिवर्तन लाना है, ना कि घिस घिस करके बिल्कुल मशीन थोड़ी बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा निगेटिव सेंस में है। तथा प्राथमिक स्तर पर हतोत्साहित करना चाहिए, यानी कि ये ड्रिल और अभ्यास एक तरीके से लगातार मशीन की तरह ड्रिल अभ्यास करना, ये निगेटिव सेंस में है, इस वजह से इसे हतोत्साहित करने की बात की गई थी। ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, गणित के संदर्भ में क्रिया मूलक ज्ञान यानी कि करके सीखना से क्या अभिप्राय है।
करके सीखने से मतलब यह है कि बच्चे क्रियाशील होकर के किसी गतिविधि में भाग ले रहे हैं अपने ज्ञान की रचना स्वयं करने के संदर्भ में। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि स्वयं प्रश्नों को हल करना सीखना, तो केवल ये प्रश्नों तक सीमित रख रहा है। और हमें क्या है, गणित में क्रियामूलक ज्ञान का मतलब यह है कि प्रत्येक कॉन्सेप्ट जो है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट बच्चा अपने खुद के क्रियाशील होने की वजह से सीख रहा है, यानी अपने ज्ञान की रचना स्वयं कर रहा है। और ये केवल प्रश्नों तक ही सीमित था, इस वजह से ये निगेटिव हो गया, संकुचित होने की वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों को करके अवधारणाओं का अधिगम, यानी कि पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को जो किताब में प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करके अवधारणा का सीखने के संदर्भ में ये कहा जा रहा है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि करके सीखने का मतलब ये है कि सिर्फ प्रश्नों तक हमें सीमित नहीं रहना है, बल्कि अपने ज्ञान की रचना करने के लिए स्वयं सक्रिय होकर के अपने ज्ञान की रचना करना है, ना कि प्रश्नों तक सीमित रहना है। तो ये भी विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, प्रश्नों को बहुत बार देखना जब तक कि क्रियाविधि रट कर स्मरण याद ना हो जाए। रटना, याद करना, स्मरण, ये सभी चीज़ें हमेशा निगेटिव सेंस में मानी जाती हैं, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। विकल्प नंबर 2 निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम को सीखना, यानी कि बच्चे खुद क्रियाशील है, गतिविधि कर रहे हैं अवधारणा का अधिगम यानी सीखने के संदर्भ में, ताकि जो उनका अधिगम हो वो अर्थपूर्ण हो पाए। क्यों? क्योंकि बच्चे जिसमें रुचि लेते हैं और खुद करके सीखते हैं उनका अधिगम अर्थपूर्ण होता है, और इसे ही हम लोग करके सीखना कहते हैं। विकल्प नंबर 1 पॉजिटिव और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणा सम्मिलित करती है। आंकड़ों का प्रबंधन यानी कि एक तरीके से डेटा को हैंडल करने के संदर्भ में, डेटा का मैनेजमेंट करने के संबंध में है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये कक्षा में करना है, आंकड़ों का प्रबंधन जो हो रहा है वो कक्षा में हो रहा है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया आंकड़ों का निरूपण। निरूपण का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना। जाहिर सी बात है, कक्षा में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे के नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तभी उसका प्रबंधन हो पाएगा। कहने का मतलब कि देखिए, प्रत्येक बच्चे का 50 बच्चे का मैथ में जो नंबर आया है उसको हम लोग किसी अंक से निरूपित करते हैं, डेटा का निरूपण किया जाता है अंकों के माध्यम से, इसे ही हम लोग आंकड़ों का निरूपण कह रहे हैं। यानी कि प्रत्येक बच्चे का जो अधिगम हुआ है गणित में, उसे हम लोग अंकों के रूप में निरूपित कर दिए हैं। ठीक है, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, आंकड़ों का विश्लेषण। अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए यहाँ पर मैनेजमेंट की बात की गई थी, आंकड़ों का प्रबंधन यानी कि उसको हैंडल करने की बात की गई थी कक्षा में, तो प्रत्येक बच्चा कितना अंक पाया है उसका विश्लेषण करके पर्टिकुलर किसी रिजल्ट पर हम लोग पहुँच सकते हैं। कि मान लीजिए 50% से कम बच्चों का मार्क्स एवरेज से कम आया हुआ है, यानी कि कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ नहीं आया होगा, तभी बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं गणित की परीक्षा में। ये होता है आंकड़ों का विश्लेषण, यानी कि प्रत्येक आंकड़ों को एक तरीके से विश्लेषण करके किसी रिजल्ट पर पहुँचना। तो ये भी बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, आंकड़ों का एकत्रीकरण। अब किसी भी आंकड़े का अगर हम लोग मैनेजमेंट करना चाहते हैं या फिर उससे रिलेटेड किसी रिजल्ट पर पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम आंकड़ों को एक तरीके से कलेक्ट करेंगे, यानी कि प्रत्येक बच्चे का मैथ में कितना नंबर था, सबसे पहले हम इकट्ठा करेंगे सबका नंबर, तभी तो उस पर कुछ एक्शन ले पाएंगे या फिर विश्लेषण कर पाएंगे। तो ये भी हमारा बिल्कुल पॉजिटिव है, उत्तर होगा। चौथा देखिए, आंकड़ों का संग्रहण। आंकड़ों का संग्रहण जो है वो कक्षा से रिलेटेड नहीं है। कक्षा मतलब कि एक तरीके से 40 मिनट का अगर पीरियड है तो उस दौरान आंकड़ों का क्या क्या उपयोग किया जा सकता है या फिर किस प्रकार से आंकड़ों को हैंडल किया जा सकता है, इसके संदर्भ में पूछा गया था। आंकड़ों का जो संग्रहण है, यानी कि आपका जो पूरा रिकॉर्ड होता है वो स्कूल मैनेजमेंट हैंडल करती है, स्कूल मैनेजमेंट के पास होता है, ना कि पर्टिकुलर कक्षा में होता है। इस वजह से चूंकि हमसे कक्षा के बारे में पूछा गया था, जैसे कि मान लीजिए आपका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो कक्षा में थोड़ी रखा रहेगा, वो स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। यहाँ पर कक्षा कहने का मतलब कि जो वहाँ पर कक्षा में टीचर मौजूद है वो आंकड़ों को किस प्रकार से हैंडल करेगा, तो वो केवल आंकड़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है, आंकड़ों को विश्लेषण कर सकता है और आंकड़ों का एकत्रीकरण कर सकता है। लेकिन संग्रहण की जहाँ बात आएगी, यानी कि एक तरीके से आंकड़ों को इकट्ठा करके रखने की बात आएगी, वो रिजल्ट का हो सकता है, वो आपके पोर्टफोलियो का हो सकता है, वो आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड का हो सकता है, वो आपके अन्य रिकॉर्ड हो सकते हैं, वो स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ना कि कक्षा की जिम्मेदारी है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए ABC वाला हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन 2 में देखिए ABC इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को संलग्न यानी कि व्यस्त करने में सहायक हो सकती है। अतः चलिए
पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय की सभी परीक्षाओं में देनी चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? निगेटिव इसलिए है कि अगर कैलकुलेटर का उपयोग आप परीक्षा में करने के लिए दे देंगे, अनुमति दे देंगे, तो इससे बच्चे में जो अवधारणात्मक एक तरीके से समझ है वो नहीं हो पाएगी। जैसे कि बच्चा अगर 2 + 2 = 4 निकालना है तो सीधे कैलकुलेटर में डालेगा और उसको उत्तर मिल जाएगा। उसमें अवधारणा नहीं बना कि आखिर ये 2 में 2 जोड़ने पर 4 हो कैसे जाता है। तो बच्चे जब तक इसको मूर्त अवस्था में कंकड़ के माध्यम से, पेंसिल के माध्यम से, या फिर किसी भी मूर्त चीज़ों के बारे में जब इकट्ठा करके देखते हैं कि पहले ये 2 वस्तु थी और 2 वस्तु को और जोड़ना है, तो ये वाली 2 वस्तु उठा करके यहाँ पर हम लोग इसके पास ला देंगे, तो अब 1 2 3 और 4, यानी 2 ये पहले वाली और 2 ये मिलकर के टोटल अब बच्चा गिनेगा तो उसे लगेगा कि हाँ 4 हो गया। मूर्त अवस्था में ये चीज़ें कर सकता है, देख सकता है, खुद करके सीख सकता है। लेकिन जब कैलकुलेटर से उपयोग किया जाएगा तो ये सभी चीज़ें उसको प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिखेंगी। इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे प्रश्न में ये पूछा गया था कि प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है। अन्वेषण मतलब कि खोज करना, यानी बालक किस प्रकार से खोज कर सकता है, उसमें कैसे सहायता कर सकती है प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। यहाँ पर कैलकुलेटर के उपयोग से कहीं से भी अन्वेषण का यानी खोज करने का हमें एक तरीके से ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इस वजह से नेगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पेपर पेंसिल की कलन विधि को समाप्त कर देना चाहिए। ये भी विकल्प बिल्कुल नेगेटिव है। टेक्नोलॉजी आने का मतलब ये थोड़ी है कि बच्चे की अवधारणात्मक समझ जो कि पेपर पेंसिल कलन विधि से यानी कि प्रोसीजर के माध्यम से बच्चे सीख पाते हैं, उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अमूर्त चीज़ों को जो कि बच्चे प्रत्यक्ष तौर पर नहीं सीख पा रहे हैं उसको आसानी से टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीखा जा सकता है। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, कक्षा में श्यामपट्टों को स्मार्ट बोर्ड से बदल देना चाहिए। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर खुद के करके सीखने से कोई लेना देना नहीं है। अन्वेषण से स्मार्ट बोर्ड में बदल देना, श्यामपट्ट को हटा देना, इससे कुछ खास अन्वेषण नहीं है, इंक्लूड नहीं है। इस वजह से ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा देखिए, तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे? देखिए, बच्चों में जो 3D फिगर होते हैं उसको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है अगर मूर्त चीज़ें उसको ना दिखाई जाए। मूर्त दिखाने के बावजूद भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को घन दिखाना है, तो बच्चा अगर मूर्त में भी देखेगा तो इसी प्रकार से उसको दिखेगा। लेकिन जब उसका 3D कॉन्सेप्ट, जब बच्चा एक तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से 3D व्यू इसका देखेगा, तब जाकर के समझ में आएगा कि हाँ घन किस प्रकार से होता है और इस पर आधारित जो सूत्र होते हैं वो कहाँ से आ सकते हैं, या फिर इसमें 3 विमाएँ कौन कौन हैं। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का यूज है वो अमूर्त अवधारणाओं का शिक्षण आसान करने के संदर्भ में होना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है और यही हमारा उत्तर होगा। विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यूनिसेफ समर्थित पहल बाला क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। विकल्प नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पैटर्न को पहचानना और उनको पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणितीय पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है। जो देखिए, यहाँ पर पैटर्न से क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं एक पैटर्न लिख रहा हूँ, 1, इसके बाद से 4, इसके बाद से 9, इसके बाद से 16, इसके बाद से 25, इसके बाद से अगला टर्म क्या होगा ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्या है? ये एक पैटर्न है जिसके माध्यम से मैं पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी कि ये 6 का स्क्वायर यानी 36 आना चाहिए। तो ये क्या है? इससे बच्चे संख्या और संक्रियाओं के गुणों को समझने में सहायता मिलती है और इससे बच्चे क्रिएटिव होते हैं, नए नए मौलिक विचार उसमें आता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग बच्चों में मदद करती है। इस संख्याओं पर हो रही संक्रियाओं यानी कि जोड़, गुणा, भाग, घटाना संबंधी संक्रियाओं के बारे में समझने के संदर्भ में। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो स्क्वायर का मतलब क्या है? गुणा है। उसी टर्म का 2 बार गुणा, यानी कि 1 गुणे 1 पहला था, दूसरा क्या था 2 गुणे 2, तीसरा क्या था 3 गुणे 3। तो ये क्या है? ये संक्रिया ही तो है, गणितीय संक्रिया ही तो है। तो यानी कि अंकों पर किस प्रकार से गणितीय संक्रियाएं की जा रही हैं और उसको गुणों को किस प्रकार से यूज किया जा रहा है और साथ ही साथ संख्याओं को किस प्रकार से हैंडल किया जा रहा है, ये क्रिएटिविटी बच्चों में आती है इस प्रकार के पैटर्न को पहचानने और उसको पूरा करने में। ऑप्शन नंबर 4 पॉजिटिव है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 3 में आकलन के लिए गणित के अध्यापक ने छात्रों के निम्नलिखित पैमानों पर
जैसे कि संकल्पनात्मक समझ, गणितीय विवेचन, गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करने हेतु बहुल विधियों को ढूंढना इत्यादि के लिए उनकी प्रगति को रिकॉर्ड यानी कि लिपिबद्ध किया। इस प्रकार के आकलन से प्राप्त जानकारी सबसे कम उपयोगी होगी। यानी कम यानी कि निगेटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है। चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया विद्यार्थियों की अभिवृत्ति को समझने में। जाहिर सी बात है, जब बच्चे का आकलन इस आधार पर किया जा रहा है कि बच्चे कॉन्सेप्ट को समझे हैं या नहीं, किस प्रकार से गणित के बारे में सोचते हैं और किस प्रकार से नए प्रश्नों को हल करते हैं और क्या अलग अलग विधियों का प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं, ये सब क्या है, ये बच्चों के गणित के प्रति एप्टीट्यूड को दिखाएगा। तो ये एप्टीट्यूड को समझने के संदर्भ में बिल्कुल पॉजिटिव विकल्प है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए, विद्यार्थियों द्वारा दिए गए गलत जवाबों वाले प्रश्नों को समझने के लिए। बिल्कुल सही बात है, जब बच्चे गलत जवाब देंगे तो एज ए टीचर आप जान सकते हैं कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया है अथवा नहीं, यानी कि ये भी हमारा पॉजिटिव सेंस में, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए उनकी आवश्यकताओं पर आधारित शैक्षिक योजनाओं की विकास के लिए। जाहिर सी बात है, अब बच्चों की आवश्यकता क्या है, देखिए हो सकता है कोई श्रवण बाधित है, हो सकता है कोई दृष्टि बाधित है, हो सकता है कोई डिसकैलकुलिया से जूझ रहा हो, यानी कि गणितीय अक्षमता से। तो ये सब उनकी आवश्यकताएं हैं। जैसे कि कोई देख नहीं सकता तो उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता है, कोई सुन नहीं सकता तो उसके लिए विजुअल क्लिप्स या फिर साइन लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो उनकी आवश्यकता के अनुसार जो शैक्षणिक योजना है उसको विकसित करना चाहिए। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, विकल्प नंबर 2 देखिए, विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के वरीयता क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। देखिए बच्चों का जो आकलन होता है वो उसका उद्देश्य कतई भी ये नहीं है कि बच्चों को नंबरिंग प्रोवाइड किया जाए या फिर वरीयता क्रम में अरेंज किया जाए। आकलन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि बच्चों को आ रही समस्याओं के बारे में जान करके उनकी समस्याओं को दूर करते हुए उनका अधिगम अर्थपूर्ण किया जाए, ना कि उनको वरीयता क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो ये विकल्प चूंकि निगेटिव था और निगेटिव ही हमसे पूछा गया था, इस वजह से विकल्प नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक बच्चा कहता है कि 1/2 1/3 से छोटा होता है क्योंकि 2 3 से छोटा होता है। इस गलत धारणा यानी कि भ्रांति के निवारण हेतु इनमें से कौन सी तकनीक सबसे कम मददगार होगी? कम यानी कि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है कि दोनों भिन्नों का चित्रात्मक निरूपण देना। चित्रात्मक निरूपण क्या होता है? चित्रों के माध्यम से बच्चों को बताना। जैसे कि मान लीजिए ये एक गोला हो गया, इसमें से आधा भाग काट दिया गया और ये आधे भाग को रंग दिया गया। ये बोला जाएगा कि जो रंगा हुआ भाग है वो 1/2 के निरूपित करता है। और इसी प्रकार से इस गोले को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसमें से एक भाग अगर रंगा हुआ है तो ये कितने को निरूपित करता है? रंगा हुआ भाग 1/3 को। तो ये क्या है? ये चित्रों के माध्यम से निरूपित करना है, यानी कि ये पॉजिटिव सेंस में बच्चे चित्रों को देख करके आसानी से समझ पाएंगे भिन्नों के बारे में और उसमें डिफरेंस कर पाएंगे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब इसने देखा था कि ये आधा भाग रंगा हुआ है और इसमें उसने देखा था कि केवल इतना भाग रंगा हुआ है, तो बच्चे ये देख करके समझ पाएंगे कि ये भाग ज़्यादा रंगा हुआ है, यानी ये वाला भाग बड़ा है, यानी कि 1/2 बड़ा है, ना कि 1/3 बड़ा है। तो ये देख करके बच्चे समझ सकते हैं। ये पॉजिटिव सेंस में हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए, विभिन्न उदाहरणों में पेपर फोल्डिंग की सहायता लेना और भिन्नों की तुलना करना। ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे? देखिए 1/2 का निरूपण करने के लिए एक पट्टी लिया जाएगा कागज का और इसको बीच से मोड़ दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये वाला जो भाग है रंगा हुआ 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही पट्टी को फिर से खोला जाएगा और इस बार पट्टी को 3 बराबर भागों में मोड़ा जाएगा, एक बार ये एक बार ये, और अब बोला जाएगा कि ये रंगा हुआ भाग 1/3 को निरूपित कर रहा है। अब बच्चा देख करके समझ जाएगा कि ये जो एरिया है वो इस वाले एरिया से बड़ा है, यानी कि 1/2 वाला बड़ा होगा, ना कि 1/3 वाला। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, वास्तविक जीवन की वस्तुओं का उपयोग करके दोनों भिन्नों की साकार कल्पना करने में छात्र की मदद करना। यह भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि गणित को जब हम लोग वास्तविक जीवन से जोड़ करके बताते हैं तो बच्चे का जो अधिगम होता है वो अर्थपूर्ण होता है और बच्चे उस भ्रांति को, जो गलत अवधारणा बना लिए उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में एनसीएफ 2005 के अनुसार, क्योंकि एनसीएफ बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ाने की बात करता है, ये विकल्प पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बच्चे को व्याख्या देना कि भिन्नों में हर की संख्या बड़े होने का अर्थ भिन्न का छोटा होना होता है। यह विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे खेल के माध्यम से या तो खुद करके सीखेंगे। व्याख्या जो वर्ड है वो अपने आप में निगेटिव है प्राइमरी के लिए। क्यों? क्योंकि आप हायर क्लासेज में तो लेक्चर दे सकते हैं,
आप कक्षा में आइए, लेक्चर दे करके चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता हायर क्लासेज में। लेकिन प्राइमरी की जब बात आती है तो वहाँ पर बच्चे खेल के माध्यम से अन्वेषण करके खुद सक्रिय रूप से भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना करेंगे। और यहाँ पर व्याख्या वर्ड निगेटिव था, और चूंकि निगेटिव ही सेंस में हमसे पूछा गया, इस वजह से विकल्प नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था स्वतः शोध, जिसे ह्यूरिस्को कहा जाता है, इस शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है खोज करना। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था सुश्री जेनी कक्षा 2 की अध्यापिका ने अपने छात्रों से पूछा, यदि आपके पास 3 दहाई है और आपको 3 इकाई इसमें से निकालनी है। 3 दहाई का मतलब देखिए, 3 और दहाई का मतलब 10, यानी कि 30 में से 3 इकाई, यानी कि 3 और इकाई का मतलब 1, यानी कि 3 इसमें से घटाने के लिए बोला गया है। निकालने की बात की गई है, यानी घटाने की बात की जा रही है। तो शेष संख्या क्या मिलेगी? इस पर एक छात्र ने उत्तर दिया कि इसका उत्तर 0 आएगा। अब यहाँ पर एक्चुअल जवाब जो था वो 27 आना चाहिए था, लेकिन छात्र जवाब ये दे रहे हैं कि इसका उत्तर 0 आएगा, क्योंकि छात्र ने 3 में से 3 को एज इट इज घटा दिया और इसका मान 0 आ गया। आगे पढ़िए, इस त्रुटि के संशोधन के लिए सुश्री जेनी को सर्वप्रथम बल देना चाहिए। यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, बच्चे इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 दहाई का मतलब दिया गया, और दहाई का मतलब ये होता है कि उसमें 10 से गुणा, और यहाँ पर 3 इकाई है और इकाई का मतलब ये होता है कि 3 में 1 से गुणा। तो ये क्या है? ये स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट है, यानी कि अंकों के स्थान के आधार पर उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 555, तो यहाँ पर बीच वाला जो 5 है इसका स्थानीय मान देखा जाएगा, तो ये दहाई के स्थान पर है, यानी कि 5 गुणे 10 से हम लोग गुणा करते हैं, यानी कि इसके स्थान की वजह से जो इसका मान है वो स्थानीय मान कहलाएगा। और यही बच्चे स्थानीय मान के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे थे, इस वजह से उन्होंने ये गलती की थी। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है अभ्यास के लिए इसी प्रकार के और ज़्यादा प्रश्न देना। देखिए बच्चों में अभी स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं, तो आप इस पर आधारित 100, 150, 200, 500, 1000, 2 लाख प्रश्न दे देंगे, तब भी बच्चे यही गलती करेंगे, क्योंकि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया ही नहीं है। बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं आता, इस वजह से उसने गलती की है। तो आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएंगे और चाहे कितना भी इसी प्रकार के प्रश्न दे लीजिए, बार बार बच्चा वही गलती दोहराएगा। तो ये विकल्प निगेटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कहा जा रहा है कि पहले योग की संक्रियाओं को सुदृढ़ करने पर और फिर व्यकलन की ओर बढ़ने पर। तो ये भी हमारा निगेटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चे व्यकलन यानी कि घटाना तो कर ही ले रहे हैं। बच्चे ने 3 में से 3 घटाया, तो इसका मान बच्चे ने 0 बताया, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर घटाना इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट ये था कि बच्चों को स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो स्थानीय मान पर फोकस करना चाहिए, ना कि जोड़ और घटाने पर। यह विकल्प हमारा निगेटिव हो गया, उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, व्यकलन की केवल मानक कलन विधि के शिक्षण पर। केवल वर्ड आ गया, अब आपको विचार करना ही नहीं, केवल, एकमात्र, एक ही, यही, ही, ये सभी वर्ड निगेटिव सेंस में हैं। अगर आपसे पॉजिटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया है तो जहां पर भी ये सभी शब्द दिख जाते हैं वो विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, और वो विकल्प कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ये निगेटिव था, उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विभिन्न क्रियाशील अनुभवों द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करना। अब यहाँ पर विभिन्न क्रियाशील मतलब क्या? कि एक्टिव होकर के बच्चे खुद अपने अनुभव का निर्माण जिसके माध्यम से करेंगे, उसके द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा का सुदृढ़ करने, यानी उसको मजबूत करने, उसको फिर से एक तरीके से स्थानीय मान के टॉपिक को पढ़ाने की बात की जा रही है। ये विकल्प सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है और यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि बच्चे स्थानीय मान की वजह से ही गलती कर रहे थे, और जब ये टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा, बच्चे को समझ में आ जाएगी, तब उनके द्वारा ये त्रुटि भविष्य में नहीं दोहराई जाएगी। तो ये आपका विकल्प नंबर 3 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही हमारा सटीक उत्तर होगा। दोस्तों, गणित पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ साथ सभी सब्जेक्ट से कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।